नमस्ते दोस्तों। क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो भी डिस्कस करते हैं और आगे की क्लास का भी चर्चा चलेगी। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि हमारी चर्चा चलेगी एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स के बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव्स की जो है डेफिनेशन बताई थी। एडजेक्टिव्स यानी वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन की संख्या, मात्रा, रंग, रूप, आकार बताते हैं, ये सारे शब्द। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए। इसके बाद हमने कहा कि इसकी 3 यूनिट्स है आप लोगों के सिलेबस में। 3 यूनिट्स में अपना डिटर्मिनर भी है, इसके अलावा अपना आर्टिकल भी है और इसके अलावा जो है डिग्री वाला पार्ट भी इसमें शामिल है। तो हमारा ये ग्रामर का काफ़ी बड़ा पार्ट है। आप चाहे डिटर्मिनर कह दें, चाहे आर्टिकल कह दें, चाहे डिग्री का पार्ट कह दें, सारा जो पार्ट है वो सम्मिलित है एडजेक्टिव्स में। तो हम लोगों ने कहाँ तक बात कर चुके थे इसके बारे में देखिए बेटा। हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आर्टिकल। जिसे आप एन या दा भी कहते हैं। आर्टिकल के बारे में स्टार्ट करने के बाद में हम इतनी जानकारी ले चुके थे, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब आ सकते हैं जब इनके बाद में नाउन लिखा हो। अगर इनके बाद में का मतलब अगर कोई सेंटेंस में नाउन नहीं लिखा है तो आप ये समझ लें कि इसके पहले फिर इसके बिना फिर आर्टिकल का भी कोई काम नहीं है। हम हल्का सा दोहरा के लास्ट पार्ट को फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, हमने कल भी एग्जाम्पल अपने पिछली क्लास में एग्जाम्पल देखा था। जैसे मान लीजिए हम लिखें ही इज ए गुड और हम लिखें ही इज अ गुड बॉय। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें। एक में आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाउन नहीं है, और दूसरे में नाउन है इसलिए आर्टिकल की आवश्यकता है। यहाँ देखिए, ये ही अपना प्रोनाउन है और इसकी क्वालिटी बता रहा गुड, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ ये जो आर्टिकल है इसके तुरंत बाद में या आगे कहीं पर हमें क्या नज़र नहीं आ रहा, नाउन। नाउन से मेरा मतलब है नाम कोई नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से आर्टिकल की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ये इतना ही होना चाहिए, ही इज़ गुड। आगे देखिए, अगले सेंटेंस में ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ ही इज़ अ गुड बॉय में आपका आर्टिकल आया, आगे अपना वही सिमिलर एडजेक्टिव आया और उसके बाद बॉय, ये अपनी क्या है, नाउन है। अब नाउन है, आर्टिकल आया किसके लिए, बॉय के लिए, मतलब आधार है, और आधार मतलब नाउन है तो आर्टिकल बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक ज़रूरत है, यानी आर्टिकल के लिए आधार का काम करता है नाउन, यानी कि कोई चीज़ का नाम। और इसी वजह से आप आर्टिकल के जितने भी रूल्स पढ़ते हो, जितने भी नियम पढ़ते हो, वो सारे के सारे संबंधित होते हैं नाउन्स से, यानी नामों से। तभी तो आपने आर्टिकल में बचपन में नियम पढ़ा होगा कि गंगा नदी के नाम के पहले आर्टिकल आता है, ताजमहल के नाम के पहले आता है था। तो ये नाम जो ले रहे हैं ये बेटा क्या है, नाउन। और नाउन ही आधार है आर्टिकल का, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। यहाँ तक चर्चा हमारी पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं। आज बढ़ते हैं आगे। अब
देखिए, हमारी शुरुआत हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की। आर्टिकल समझें या आप कह दें एन या दा की। आर्टिकल का मैं एक आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो बता चुका कि आर्टिकल सिर्फ तब लिखना है जब इसके बाद कोई नाउन हो, भले ही तुरंत बाद नहीं, उसके आगे कहीं भी लिखा हो, पर होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संसार में अंग्रेजी में जितनी भी बार ये लिखे हैं तो आप समझ लें कि उनके बाद में ये 100% होगा। तो नाउन के जितने भी बेसिक पॉइंट है वो ज़रूरी है जानना आर्टिकल सीखने के लिए। मैं यहाँ नाउन पढ़ाने की बात नहीं कर रहा। नाउन के बारे में आपको जो चीज़ एक ध्यान रखनी है वो ये कि संसार में नाम जो हैं आप समझ लें कि 3 ही तरह के समझ लेना, ताकि बार बार जब भी आपको कोई रूल पढ़ाया जाए इन चीज़ों के बारे में उलझन नहीं हो। एक वो होते हैं जिनको गिन सकते हैं और वो सिंगुलर होते हैं। एक वो नाम जिनको गिन सकते हैं और वो क्या हैं, प्लूरल हैं। एक वो जिनको गिना ही नहीं जा सकता। ये 3 ही स्थितियां हैं। अगर बात करते हैं अगर हम नाउन की 3 स्थितियां कैसे, पहला वो नाम जिनको गिन तो सकते हैं लेकिन वो एक वचन रूप है। दूसरे वो नाउन जिनको गिन तो सकते हैं लेकिन वो बहुवचन है। तीसरे वो नाम जिनको गिनना ही संभव नहीं है। तो आप समझ लें कि सिंगुलर लिखा है मतलब वो सिंगुलर जिनको गिन सकता है उनका एक वचन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मैंने लिखा मान लीजिए बुक, तो ये सिंगुलर है, गिन तो सकते हैं लेकिन सिंगुलर है। उसके बाद प्लूरल, जैसे बुक का हमने क्या लिखा है, बुक्स, गिन तो सकते हैं लेकिन ये प्लूरल है। और लास्ट रही बात अनकाउंटेबल की, जैसे हमने लिखा वाटर, पानी, तो पानी को गिन नहीं सकते तो इसका सिंगुलर प्लूरल भी कुछ नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल सिर्फ उनका होता है जिनको गिन सकते हैं। ये वाटर वाटर ही रहेगा, परमानेंट इसी रूप में रहेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो नाउन का जब भी आए तो आप समझ लेना नाउन 3 तरह से हैं। एक वो जो एक वचन है, एक वो जो बहुवचन है, एक वो जिनको गिनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, आर्टिकल्स जो हैं वो टोटल 2 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 2 तरीके के, और 2 ही हैं। 2 इसलिए कि आप लोग ए और एन को अलग अलग नहीं गिने, ये दोनों एक ही है, और एक अपना दा। तो इस तरह से ए एन और दा आर्टिकल कितने हो गए? 2। अब पहले आज हम लोग इनका बेसिक जान लेते हैं, फिर कल से जो कल यानी कि हमारी जो अगली कक्षा होगी वहाँ से इनके नियमों की जानकारी दी जाएगी। छोटे से लेकर बड़ा हर एक नियम आप चाहे किसी भी स्तर में काम में लें, हर एक बारीक से बारीक और अच्छी से अच्छी चीज़ जो है आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। मैंने कहा आर्टिकल, आर्टिकल की नींव हो गई नाउन। नाउन मैंने कह दिया 3 तरह के हैं। मैं सिंगुलर कहूँ तो ये, प्लूरल कहूँ तो ये, और अनकाउंटेबल कहूँ तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल जो हैं वो 2 होते हैं। आर्टिकल की बात कर रहे हम, तो आर्टिकल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कैसे? एक वो आर्टिकल जो कहलाता है हिंदी में जिसको अनिश्चित कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको क्या कहा जाए? इनडेफिनिट। और दूसरे वो जो निश्चित हैं, निश्चित को अंग्रेजी में क्या कहा जाए? अब अनिश्चित और निश्चित, अनिश्चित आर्टिकल किसको कहते हैं? ए या एन को। इनको क्यों कहते हैं इसकी भी बात करेंगे अभी। और इसे डेफिनेट आर्टिकल हम किसको कहते हैं बेटा? दा को। यानी आर्टिकल 2 तरह के हैं, अनिश्चित और निश्चित। तो अनिश्चित और निश्चित
यानी डेफिनेट और इंडेफिनेट, इनके नाम ये क्यों रखे हैं पहले तो हम समझ लेते हैं। रटना नहीं कि ये इंडेफिनेट, नहीं, ध्यान होना चाहिए हर चीज़ का। हमें एक एक चीज़ की मूल चीज़ों की जानकारी, जो बेसिक फंडे हैं इनके, वो जानकारी कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता कि इंडेफिनेट इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई, जानकारी तो होनी चाहिए। तो ए और एन को अनिश्चित इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का यूज हम उस स्थिति में करते हैं जहां पर कहने वाला कोई व्यक्ति और सुनने वाला कोई व्यक्ति ऐसी चीज की चर्चा कर रहे हों जो दोनों के लिए अनिश्चित है, अनिर्धारित, पता नहीं है, उनको निर्धारित नहीं है, वो अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित के लिए ए एन लिखते हैं, इसीलिए इनको इंडेफिनेट कहते हैं। जैसे मान ले हम दोनों, आप और मैं, मान लीजिए कहीं बैठकर पढ़ रहे हैं किसी कमरे में, और बाहर से कोई व्यक्ति बोलता हुआ सुनाई दे, तो हम आपस में बात करेंगे कि यार बाहर कोई बोल रहा है, कोई शब्द लिया, इसका मतलब आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं, यानी हम दोनों के लिए वो व्यक्ति क्या है, अनिश्चित। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे समवन या अ मैन, तो वो अनिश्चित स्थिति के लिए है। जैसे हम कहानियों और किस्सों में पढ़ते हैं कि कहीं किसी गांव में कोई एक राजा था, या कहीं किसी राज्य का एक राजा था। तो जब पहली बार हमारे सामने चर्चा की तो हम लोग पता नहीं कौन राजा, हमारे लिए वो अनजान था, अनिश्चित था, इसलिए हम क्या लिखते, अ किंग। और जैसे ही कहानी में आगे बढ़ते वो हम राजा को जानते कि हाँ उसी राजा की बात हो रही जिसका विवरण अभी दिया गया, तो अगली लाइन से फिर उसके राजा के सामने लिखते द किंग, क्योंकि अब वो हमारे लिए निश्चित हो गया है। अनिश्चित स्थिति में जब कहने वाले और सुनने वाले के लिए कोई चीज, कोई नाउन अनिश्चित स्थिति में हो, तब ए और एन का यूज करते हैं, इस वजह से इन्हें इंडेफिनेट कहते हैं। और अगर कोई चीज कहने वाले और सुनने वाले के लिए निर्धारित है, निश्चित है, दोनों को जानकारी है किन की बात करते हैं, तब क्या लिखते हैं, दा। आपने जैसे नियम पढ़े होंगे कि गंगा नदी के नाम के पहले हम दा लिखते हैं, तो गंगा नदी को हम सामान्य तौर पर सब जानते हैं, इसलिए हम सब के लिए वो क्या है, निश्चित है, तो हम क्या लिखते, दा। चाहे वो ताजमहल की बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिएगा हम घर पर बैठे, आपने एक सेंटेंस सुना होगा एक्टिव पैसिव में, आप कई बार आपने चर्चा भी की होगी, मान लीजिए नहीं भी पढ़े होंगे तो ये टॉप सेंटेंस सुना होगा। हम लिखते हैं ओपन द डोर। ओपन ए डोर क्यों नहीं लिखते, वो इसीलिए नहीं लिखते कि ओपन द डोर का मतलब है कि बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता है कि जिस दरवाजे की बात हो रही है खोलने की, वो कौन सा है। भाई हम जहाँ घर में बैठे हैं तो बाहर से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है तो हमें तो पता है कौन सा दरवाजा खोलना है, तो इसलिए कहने, और वो भी दरवाजे के, उसी दरवाजे के पास वो खड़ा है, तो उसको भी पता है कि कौन सा दरवाजा खुलना है और आपको पता है कौन सा खोलना है। इस वजह से हम ओपन ए डोर नहीं ओपन द डोर लिखते हैं, क्योंकि ये निश्चित स्थिति है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर बाई चांस हम लोगों को घर में मान लीजिए बैठे हम लोग, निश्चित और डेफिनेट और इंडेफिनेट की अगर बात करते हैं, तो हम मान लीजिए खाना खाना है हमें, और हम माँ से पूछें कि मम्मी मुझे ये खाना खाना है, तो माँ कहती जा किचन में और खा ले, तो किचन में जाने की बात कही माँ ने, तो हमें भी पता है किचन कहाँ है और कैसा है और कितने हैं, और माँ को भी पता है, तो हम बोलेंगे द किचन, तो वो निश्चित स्थिति है। खैर, तो ये तो रहा इनका नाम कि इंडेफिनेट मतलब ए और एन और डेफिनेट का मतलब द। अब बात करते हैं कि हम शुरू से कई बार पहले भी कह चुके हैं कि आर्टिकल का आधार होता है नाउन। तो ए और नाउन की स्थितियां मैंने बता दी तीन, एक वचन, बहुवचन और अगणनीय, जिनको गिना नहीं जा सकता। ए और एन सिर्फ तभी आते हैं जब इनके बाद वाला नाउन सिर्फ और सिर्फ कैसा हो, सिंगुलर हो। एक वचन नाम भी कह सकते हैं, जो ये है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दा की, दा का जो यूज है अगर नाउन्स के रिकॉर्डिंग किया जाए तो दा का यूज हमारे सिंगुलर प्लस प्लूरल
प्लस अनकाउंटेबल। हमारे कहने का मतलब है कि दा का जो यूज है, दा का जो यूज है वो हम लोग कर सकते हैं तीनों स्थितियों में। करते हैं नहीं कहा मैंने, कर सकते हैं। वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चर्चा बढ़ती जाएगी। तो देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अभी तक जो बात की कि आर्टिकल का आधार नाउन है और नाउन तीन है। ए और एन का यूज सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जो कि एक वचन है, यानी कि जो ये है। और द डेफिनेट का जो यूज हम लोग करते हैं वो तब करते हैं जब नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब ए और एन की बात करें तो वो सिर्फ इस स्थिति में आते हैं, यानी बुक के पहले आ सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए बुक्स और वाटर की तो इनके पहले ए एन तो नहीं आ सकता। हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से दा आ सकता, वो तो आगे बात की जाएगी। तो ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम कहने वाले और सुनने वाले जिस एक वचन की बात कर रहे, अगर वो दोनों के लिए है क्या, अननोन, अनजान, तब हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का। और अगर इसी संदर्भ में दा के बारे में बात करें तो दा का यूज सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल इनके पहले हो तो सकता है, पर ये जो स्थिति है वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए बेटा, नॉन। यानी बोलने वाले को भी जानकारी होनी चाहिए और सुनने वाले को भी जानकारी होनी चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोनों के लिए वो चीज़ निर्धारित होनी चाहिए। इस वजह से तो एक बार ये आप आराम से इसको पोज करके और बना सकते हैं। यहाँ जानकारी के लिए हमने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आर्टिकल 3 नहीं 2 होते हैं। चलते हैं आगे। तो ये आप पूरे टॉपिक में इन चीज़ों को बार बार ध्यान में रखें कि इन चीज़ों, ये बेसिक है। अगर ये क्लियर नहीं है तो जितने भी आप आगे नियम पढ़ेंगे वो व्यर्थ है इनके बिना, क्योंकि आर्टिकल का जब हमारा मजबूत नहीं है आधार, तब आगे रूल्स के बारे में जानकारी तो अधूरी हो जाएगी। तो ये सारे चलते हैं, इन्हीं को एक बार मैं अच्छे से और बताने का प्रयास भी कर लूँगा। मैंने यहाँ तक ये कहा है कि जो आर्टिकल हैं, हल्का सा रिवीजन बीच में, उनका आधार है नाउन। तो अगर बात की जाए ए एन की तो इनका यूज सिर्फ सिंगुलर के पहले, और दा का भी हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा बुक, तो बुक के पहले ए एन भी आ सकता है और परिस्थिति के हिसाब से दा भी आ सकता है क्योंकि सिंगुलर है। पर अगर बात की जाए प्लूरल की, प्लूरल नामों की, जैसे कि हमने बात की थी बुक्स है, तो इसके पहले हम लोग ए एन का यूज तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ कौन, दा का। और इसके अलावा हमारा हिस्सा जो बचता है अनकाउंटेबल का, जैसे हम बात कर रहे थे बेटा अभी वाटर की, तो अनकाउंटेबल के पहले ए एन का तो काम नहीं है। हाँ, आ सकता है तो कौन, दा। तो ये स्थितियां हैं, ये हमारा बेसिक। अब बात करते हैं आगे। देखिए हम बात कर रहे थे ए एन कि ये दोनों जो हैं ये अलग अलग नहीं है। दा को तो चलिए एक बार के लिए साइड में रख देते। बात की जाए ए और एन की, तो आर्टिकल मैंने कहा 3 नहीं होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ए अलग है, एन अलग है और दा अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल तो 2 ही है, ठीक है, एक ए एन और दूसरा दा। हाँ, ए और एन को अलग अलग लिखने के पीछे जो कारण है उसकी जरूर हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है कि इनको 2 शब्दों में लिखा जाता है, ये एक ही क्यों नहीं रहा। तो ध्वनियों का फर्क देखिए, ये जो दोनों है ये अलग अलग आर्टिकल नहीं है। ये कितना आर्टिकल है, एक। कौन कौन, ए और एन। इनमें सिर्फ डिफरेंस अगर है, अगर बात की जाए अंतर की, तो वो है सिर्फ क्या, अकॉर्डिंग टू साउंड।
ए और एन जो हैं वो दो अलग अलग आर्टिकल नहीं हैं, ये दोनों एक ही आर्टिकल के दो अलग अलग रूप हैं, जिनमें अगर अंतर की बात की जाए तो वो है सिर्फ ध्वनि। देखिए बेटा किस तरीके से इनको अच्छे से समझना है। ए और एन की बात करते हैं हम। ए और एन आपने समझ लिया होगा कि दो आर्टिकल नहीं हैं, एक ही हैं। इनमें सिर्फ जो फर्क है वो साउंड का है, और साउंड भी कैसी, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू का ध्यान रखते हैं, नो। आप अच्छे से समझे, यहाँ आप लोगों का स्तर जो है वो बहुत बढ़कर है, तो यहाँ हमारे जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखें, एन का यूज हम तब करते हैं जब किसी शब्द को बोलते समय, बोलने का मतलब याद रखें, हमें जो है शब्द लिखा हुआ क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो ध्वनियां देखनी है वो कब देखनी है, जब हम उस शब्द को क्या करें, बोले। लिखा हुआ जो भी हमें उस पर ध्यान नहीं, उसका उच्चारण क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो हमारे लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखें कि अगर हम किसी शब्द को बोल रहे हैं, उच्चारण जिसको करते हैं, उच्चारण अगर कर रहे हैं किसी शब्द का, और प्रोनाउंसिएशन भी देखो ठीक होना चाहिए। हालांकि कुछ एक वर्ड्स में ही प्रॉब्लम रहती है, बाकी लगभग सारे वर्ड हम ठीक बोलते हैं। बाकी किसी वर्ड का अगर आपको लगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मुझे स्पष्ट नहीं है, तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। उसमें हर वर्ड के साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन भी इंडिकेट किया हुआ होता है, वो अपनी सुविधा के लिए आपको रुचि होती है। जो बाकी अधिकतर हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एन की बात करते हैं हम सबसे पहले, कि अगर हम किसी शब्द को बोल रहे हैं और हमारे मुंह से उस शब्द को बोलते समय पहली ध्वनि, हमारे मुंह से फर्स्ट साउंड, पहली ध्वनि अगर क्या निकलती है, वोवल्स में से निकलती है। वोवल्स का मतलब हम समझ लें कि इनकी बात कर रहे बेटे हम स्वर की। और स्वर कौन है, स्वर हमने तो स्कूल में ये स्वर की बात नहीं, हमें तो सुनाया गया ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू तो बेटा ABCD के अक्षर हैं। हाँ, ये कहना ठीक होगा कि उनकी जो ध्वनियां है, पर वो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं स्वर, मतलब मैं इनकी बात कर रहा, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। सारे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इन्हीं की। अगर हम कोई शब्द बोलते हैं और उस शब्द की प्रथम ध्वनि हमारे मुंह से स्वर हो, स्वर यानी इनमें से कोई ध्वनि निकलती है, तो उसके पहले हमें किसका यूज करना है, एन का। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी शब्द को बोलते हैं और बोलते समय उसकी, हमारे मुंह से उसकी फर्स्ट साउंड निकलती है कॉन्सोनेंट्स में से। कॉन्सोनेंट्स का मतलब हम लेते हैं कौन, व्यंजन। और व्यंजन की बात करें तो मतलब कौन, हमारा जो कै खे गैडे वाला पार्ट होता है वो। कि अगर इनमें से कोई वर्ड हमारे मुंह से पहले निकलता है तो हम उसके पहले ए लिखते हैं। ये जो सारा सिस्टम है ये प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर डिपेंड करता है कि हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा करते हैं। लिखा हुआ स्पेलिंग में क्या, इससे कोई मतलब नहीं। तो इनको पहले अच्छे से समझ लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। देखिए, हमने मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है FO, और एक मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है बेटा FO और फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इसको जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से पहली ध्वनि क्या निकलेगी, FO, ए, जो कि हमारा क्या है बेटा, वोवल है। इस वजह से इसके पहले हम क्या लिखें, एन। और अगर इसी की फुल फॉर्म की बात की जाए
तो हम अगर बोलें फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर में हमारे मुंह से पहली ध्वनि जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? फा, जो कि क्या है? व्यंजन, यानी क ख गड़े। तो इस वजह से हम फै के कारण यहाँ क्या लिखेंगे? आ फॉरेस्ट ऑफिसर। समझे आप? वापस समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने लिखा MA, और एक इसकी हम मान लीजिए फुल फॉर्म लिख देते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहां इस वर्ड को जब बोलेंगे तो हमारे मुंह से फिर से क्या निकला बेटा? MA। तो ये तो स्वर ध्वनि है, तो क्या लिखें? NMA। पर अगर बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी मां, तो फिर हमारी ध्वनि मां की निकलती है, और क ख ग यानी व्यंजन में आता है। तो ये इन दोनों का बेसिक जो आधारभूत अंतर है वो ये है कि अगर हम किसी शब्द को बोल रहे हैं और उसकी प्रथम ध्वनि वोवेल है तो उसके पहले एन आता है। जैसे आपने देखा होगा, हम लिखें इंक पॉट, या हमने मान लीजिए एक शब्द लिखा है यूनिवर्सिटी, तो इंक पॉट को बोलेंगे तो हमारे मुंह से पहली ध्वनि क्या निकलेगी? ई, जो कि स्वर है। तो हमें क्या लिखना चाहिए? इंक पॉट, एन इंक पॉट। और अगले में लिखा हुआ क्या है इससे हमें मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से पहले निकला यह, और यह जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड का पार्ट है, तो क्या होना चाहिए? ए। तो एक बार इनको तसल्ली से देखें। हम इस चीज को पहले अच्छे से समझने के लिए 10-12 वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आधार है बहुत अच्छे से मजबूत हो। बाद में फिर इन चीज़ों का डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता जब आप टॉपिक में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ए और एन जो है वो एक ही आर्टिकल के दो अलग अलग रूप हैं। बस एक छोटा सा आधारभूत अंतर है कि जिस शब्द के पहले इनको लिखना है उसकी ध्वनि क्या है। अगर उसको बोलते समय, उस शब्द को बोलते समय, उच्चारण करते समय वोवेल साउंड आता है तो एन लिखते हैं, नहीं तो ए लिखते हैं। तो ये एक आधार है, आप आराम से जो है पोज करके तसल्ली से लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आप भी जो है इनको लिखते समय सोच भी सकते हैं कि इसके पहले मेरे हिसाब से क्या आता है, मेरे हिसाब से क्या आएगा। यहाँ लिख देते हैं
तो ये कुछ वर्ड हैं जिस किसी को ए और एन समझने में प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में ये सारे वर्ड्स लिख कर और अपने हिसाब से वो जो भी चाहे कि भाई उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, वो ट्राई कर सकता है। एक बार आप कोशिश कर लीजिए, फिर बाद में तो देखिए मुझे तो सारे ही बताने हैं, एक एक वर्ड के बारे में बताने, पर कम से कम हमारे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आपने कोशिश कर ली होगी। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है स्कूल। हम इसको जब बोलते हैं तो हमें लगता तो ये है कि हमारे मुंह से क्या निकला होगा, ई, पर ऐसा नहीं है। हमारे मुंह से ई नहीं निकलता, हमारे मुंह से बोलते तो हम आधा स हैं, और जब भी अधिकतर आधा स बोला जाता है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने इसमें ई बोला है, जबकि ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। बोलते तो इसको स्कूल ही तो स ही होना चाहिए, तो इसके पहले स यानी व्यंजन ए होगा। सेम ये का ये, यहाँ पर भी आधा स, तो यहाँ पर भी होना चाहिए अ स्टूडेंट। आगे लिख सकते हैं, देखिए ब, बुक का ब, तो ब के पहले भी व्यंजन है, ए आएगा। अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, स्वर ध्वनि एन अम्ब्रेला। लिखा हुआ ई से कोई मतलब नहीं, यूरोपियन का ये आता है व्यंजन में। वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा, तो वह का मतलब हम लोग लेते हैं ए में, ओ से मतलब नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो वन रहा, वह यानी व्यंजन। यूनिक बुक, अयूनिक, यह ध्वनि होगी। मंथ का म, अमंथ, यर का जरूर थोड़ा सा जिक्र करूंगा मैं यहाँ। हम लोग इसको भूलवश या अनजाने में ऐसा उच्चारण करते हैं, लेकिन ये गलत है, इसका ये उच्चारण ठीक नहीं है। डिक्शनरी के हिसाब से जो कि प्रमाणिक है, इसका उच्चारण ज़्यादा बेहतर इस तरीके से किया जा सकता है। ये भी ठीक है यर, लेकिन दोनों ही स्थिति में पहली ध्वनि य की है, य, और इस वजह से ए आएगा। ईयर नहीं बोलते हैं इसको, एन होता फिर उस हिसाब से तो अ ईयर, एक वर्ष। अव, देखिए एच का क्या है कि ज़्यादातर जगहों पर एच के बाद में जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो आने के कारण एच का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कई बार नहीं किया जाता। देखो जैसे ये हवर नहीं हो, इसका आवर, अ, इस एच को साइलेंट, अ की ध्वनि स्वर है, एन अवर। होटल, इसका देखिए ये जो दोनों विशेष स्थितियां हैं हमारी, इनको अलग से मैं मार्क करके बता देता हूं। एक अपना होटल और एक अपना हिस्टोरिकल मूवी। इन दोनों को अलग से बताने के पीछे कारण देखिए बेटा, कि होटल और हिस्टोरिकल, होटल का ह वाला प्रोनाउंसिएशन यानी वो उच्चारण भी सही माना गया है, और ओटेल भी इसका उच्चारण माना गया है। मानने वाले कौन? डिक्शनरी जो कि ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है, बाकायदा आप उसमें देख सकते हैं। तो दोनों ही उच्चारण प्रमाणिक माने जाने के कारण दोनों ही बिल्कुल ठीक माने जा सकते हैं। ए भी ठीक है और एन भी गलत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ठीक माने जा सकते हैं अगर इसके रिगार्डिंग बात। सिमिलरली यही भी हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल दोनों होने के कारण इसके पहले भी दोनों को मान्यता प्रदान है। हालांकि ये विवादास्पद मामला है या फिर क्लियरिटी नहीं होने के कारण इसके प्रश्न इस तरीके से पूछना संभव और नहीं है, और पूछा भी जाएगा तो ए और एन फिर दोनों ऑप्शन में आपको उपलब्ध नहीं होगा। आगे बात करते हैं, इसको होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ, तो उस हिसाब से एन आएगा। ये वर्ड काफ़ी काम का हो सकता है, ये पहले भी कई बार परीक्षाओं में चर्चा में रहा हुआ है, आया हुआ है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हवा लिखते हैं ना, एयर, बिल्कुल वैसा उच्चारण है। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी या वंशज, किसी का उत्तराधिकारी किसी गद्दी का, तो एयर। ये शब्द पहले भी कई बार चर्चा में रहा हुआ है, तो इसके लिए हमको लिखना है एन। ये खासकर ध्यान रखें, ये पहले भी काम कर चुका है। बी ए, ब, बी ए में ब तो अ बी ए। के जी का क, अ के जी।
MLA, ANMLA। इधर देखें SP, ANSP, LDC, ANLDC। और लास्ट के दो शब्द और 7 का स आया तो चाइल्ड इस नाउन के लिए ही है, पर ध्वनि वो देखते हैं जो उसके बाद में शब्द लिखा है। स, 7 स, 8 ए, एन 8-year-old चाइल्ड। तो देखिए ये जो एक हल्का सा एक कोशिश की है मैंने, सिर्फ उन साथियों की मदद के लिए जो बहुत लंबे समय से पढ़ाई से दूर हैं या आर्टिकल्स जैसे टॉपिक जो पहले उनके मन में क्लियर नहीं थे। यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं हमारे आधार को, हमारे स्तर को मजबूत करने का। तो ये था बेसिक जानकारी। अभी तक हमने जो आर्टिकल्स के बारे में सीखा है ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, कईयों को ये बहुत अच्छे से आती है, कुछ एक को कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, वो अब हो चुकी होगी। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके तसल्ली से देखें, समझें। और अब बात करते हैं हमारे आगे के मैटर की। यहाँ तक जो हमने बात की है ये थी सिर्फ आर्टिकल का परिचय देना। आर्टिकल के परिचय में हमने ये देख लिया कि जो आर्टिकल हैं इनका आधार तो आप समझ गए होंगे, नाउन है, इसलिए इनको एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिटर्मिनर भी कहते हैं। और नाउन आपको बता चुका हूं कि 3 तरह के हैं, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। और यह भी बता चुका कि ए और एन सिर्फ सिंगुलर के पहले आते हैं। तो कई चीज़ें तो यहीं क्लियर हो जाती है। अभी देखिए कुछ ये समय पहले परीक्षा में एक सेंटेंस था, मुझे भी कंफर्म नहीं है पूरा आगे करके, कुछ ऐसा ऑयल और ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ था। अब बच्चा क्या करता है एग्जाम में, हल्का सा माइंड डिप्रेशन में सभी का होता, वो कोई विशेष बात नहीं, वो सभी के साथ होता। फिर भी सेंटेंस को तसल्ली से जब तक आप पढ़ नहीं पाते तब तक ऑप्शन नहीं करें, क्योंकि ये परीक्षा नहीं, जीवन का आधार तय करने वाली चीजें हैं, यहाँ समय लगता है। तो इसको जब बोले तो बच्चा क्या सोचता है कि इसको बोलेंगे ओ, और ओ स्वर इससे पहले क्या लगा देता वो भूलवश एन। अब आप समझ रहे होंगे कि इससे पहले एन आएगा कि ए आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी किसी के पहले, किसी नाउन के पहले हम आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले ये पहचान पाना कि वो आर्टिकल सिंगुलर, ये नाउन जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल। अब यहाँ आप देखो कि ये ऑयल जो है तेल, तेल आपको ध्यान होना चाहिए कैसा नाउन है बेटा, कैसा नाम है जिसको गिना नहीं जा सकता। और जो गिन नहीं सकते उनके पहले ए एन का तो सपना ही नहीं देखना। तो ये हो गया ना गलत। बाकी स्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, पर जब तक हमारा आधार मजबूत नहीं, हम इसी तरीके से जो है गलतियां करते रहते हैं। तो ध्यान रखें कि जो अनकाउंटेबल उससे पहले ए एन का क्या काम, दा आ सकता है, लेकिन स्थितियां हैं वो आगे देखा जाएगा। चलिए तो हम अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो यहाँ तक हम बेसिक की बात कर रहे थे, हमने ये भी देख लिया कि आर्टिकल जो है वो 2 हैं, ए एन एक अलग आर्टिकल है और दा अपना अलग है। ए एन को 2 अलग अलग लिखते हैं, ध्वनियों के आधार पर जो अंतर है वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, आप आराम से उसको देख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा जो मेन पार्ट शुरू होता है आर्टिकल के बारे में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे रूल्स के माध्यम से लिख सकते हैं या मैं इनको यूजेस भी कह सकता हूँ, या आर्टिकल संबंधी उपयोग कि आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ उपयोग होना चाहिए, कहाँ कहाँ उपयोग नहीं होना चाहिए, कहाँ ए आता है, कहाँ एन आता है, कहाँ उसकी जगह दा लिखें। हालांकि ए एन का तो आपको मैं बता चुका कि इन दोनों के लिए अलग से कोई रूल नहीं होता है, ए एन साथ ही चलते हैं, सिर्फ ध्वनि का फ़र्क है, बाकी नियम सबके लिए सेम है। अब हम जो बेसिक अपना जो क्लियर हो चुका है, आर्टिकल का परिचय ये पूरा हुआ है, अब हम अपना मेन मुद्दा जो है उस पर आते हैं कि आर्टिकल के यूज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने अब स्टार्ट होते हैं। होने को तो ये पहले दिन से भी प्रारंभ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को यहाँ तक नहीं बताया तो ये अधूरी तैयारी उसे हमेशा कौंधेगी। तो देखिए बात करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट
हम बात कर रहे हैं आर्टिकल के यूजेस की। और मैं पहले भी कई बार बता चुका कि आर्टिकल का आधार होता है नाउन, और नाउन मैंने कह दिया 3 तरह के। फिर से हल्का सा रिवीजन इसलिए क्योंकि ये पॉइंट उन्हीं पर है कि नाउन अपने 3 हैं। या तो कोई नाउन है सिंगुलर, या कोई नाउन है प्लूरल, और या वो कैसा है, अनकाउंटेबल। जैसे आपने लिखा मान लीजिए बेटा आपने लिखा पेन सिंगुलर, आपने लिखा पेन्स प्लूरल, और आप लिखते हो इंक। तो यहां हम इसी संदर्भ में ये वाला पॉइंट अपना है। तो देखिए पेन, पेन्स और इंक, तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि जब भी सिंगुलर कहूं तो आप समझ लेंगे किनकी बात कर रहे हैं, प्लूरल कहूं तब समझ लेना किनकी बात कर रहे हैं, और जब अनकाउंटेबल की बात करें तो आप समझ लेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, कि जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं और जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, नाम है, जब भी हम किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल, यहां पर एक बार के लिए सिंगुलर नाउन को हम भूल जाते हैं। सिंगुलर नाउन के अलावा जो बाकी के हैं प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिंदु समझें बेटा कि जब भी किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दे रखे हों और वो सेंस उनका रहा हो जनरल सेंस, तो ऐसी स्थिति में कि अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन लिखा है और वो जो बहुवचन संज्ञाओं और अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं वो एक सामान्य अर्थ है, सामान्य संदर्भ है, तो ऐसी स्थिति में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। किनके पहले, जो प्लूरल हैं और अनकाउंटेबल हैं। वापस थोड़ा सा समझ ले मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर हम वो एक बार एग्जाम्पल्स हम अपनी भाषा में भी समझेंगे और आगे भी, कि अगर कोई प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो जनरल सेंस में दे रखे हैं, सामान्य अर्थों में, तब उनके पहले किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। पर अगर बाई चांस किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन स्पेशल कैटेगरी की बात की हुई है, कोई विशेष अनकाउंटेबल या प्लूरल की बात की हुई है, विशेष लिख देते हैं इसे, तो ऐसी स्थिति में इनके पहले हम लिखते हैं आर्टिकल द। और आपको पता है एन का तो हमने पहले ही कह दिया है कि एन का इनके पहले तो काम ही नहीं है। अब बचे हमारे पास या तो आएगा द और या फिर कुछ नहीं। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स को सामान्य सेंस में लिखा है तब तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, और विशेष अर्थ में लिखा तो इनके पहले द आता है। अब पहले इसको एक बार हम वर्बली मौखिक समझ लेते हैं कि सामान्य अर्थ क्या है और विशेष अर्थ क्या है। देखिए सामान्य अर्थ का मतलब है आपने किसी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन का ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो जिसमें इनको विशेष नहीं बताया हुआ। विशेष से मेरा मतलब जैसे मैंने कहा पानी, पानी जीवन के लिए जरूरी है, तो यहाँ पानी का जो ये वाक्य दिया हुआ है, क्या यहाँ कोई स्पेशल कुछ पानी की बात है या जनरल सेंस में? जनरल सेंस में है तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। पर अगर मैं कहूँ मेरे पास पानी की कोई बोतल है, मैं कहूँ इस बोतल का पानी, यहाँ पानी किस सेंस में बेटा? पानी अनकाउंटेबल किस सेंस में? स्पेशल। इससे पहले क्या आना चाहिए? द। कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। किताबें, बुक्स कैसा नाम है बेटा? प्लूरल नाउन्स। तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पर किताबें, सेंटेंस अच्छे से सुन लें, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। यहाँ पर किताबों का यूज जनरल सेंस में या कुछ विशेष किताबों की बात है? सीधी सी बात है, मुझे किताबें सामान्य बात कही हमने तो क्या आएगा? नो आर्टिकल। पर अगर इसी सेंटेंस को मैं कहूँ
कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है जो तुमने मुझे दी, यानी यहाँ किताबें प्लूरल तो है पर कैसी बुक्स की बात कर रहा है, जो स्पेशल है, तो हम लोग क्या लिखे वहाँ, द बुक्स। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी कोई सेंटेंस में प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन को सामान्य अर्थ में लिखा है तब तो कुछ नहीं आएगा, और अगर स्पेशल कंडीशन की बात है तब क्या लिखते हैं, द। इसको हम एक एग्जाम्पल साथ के साथ देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा आई लाइक टू रीड बुक्स। देखिए सिंगुलर की यहां नहीं सोचना है, क्योंकि सिंगुलर के लिए तो अभी बहुत सारे नियम पढ़ने हैं। ये रूल जो है ये सिर्फ उनके लिए है जो प्लूरल और अनकाउंटेबल हैं। और एक यही सेंटेंस हम इस तरीके से लिखते, आई लाइक टू रीड बुक्स दैट यू हैव। देखिए दोनों सेंटेंसेस को, दोनों में ही बुक्स प्लूरल है, दोनों को अच्छे से पढ़ लें आप कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, और दूसरा है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है जो तुम्हारे पास में है। तो दोनों में समझें कि ऊपर वाले में क्या कुछ विशेष किताबों की बात है, नहीं, ऊपर वाले में जनरल सेंस में, तब यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही सेंटेंस सेकंड सेंटेंस की बात करें हम लोग कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है जो तुमने दी या जो तुम्हारे पास में, यानी ये कुछ स्पेशल कैटेगरी है, विशेष कैटेगरी जो तुम्हारे पास है, तो यहाँ स्पेशल कंडीशन, तब हमने क्या लिखा, द। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक बार दोनों सेंटेंसेस को आप नोट कर सकते हो, मैं फिर से और अच्छे से एक बार इसको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, लकड़ी तैरती है पानी पर। और ये सेंटेंस हमने लिखा कि इस फर्नीचर की जो लकड़ी है वो ठीक नहीं है। तो देखो दोनों सेंटेंसेस में ऊपर वाला कह रहा है लकड़ी पानी पर तैरती है, तो ऊपर वाला जो है ये है जनरल सेंस में, सामान्यतः साहब जो लकड़ी है उनके लिए कह दिया तो यहाँ नहीं आएगा। और ये कह रहा है लकड़ी किसकी, जो इस फर्नीचर की है। हालांकि लकड़ी जो है वो अनकाउंटेबल होती है, बेटा ध्यान रखें, इसका कोई प्लूरल वर्ड उपलब्ध नहीं है। वो जो वुड्स होता है वो शब्द ही अलग है, जिसका अर्थ होता है जंगल, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 100% अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वुड्स जो है वो अलग शब्द है। तो ये अनकाउंटेबल, यहाँ पर लकड़ी है किसी विशेष की, यानी ये स्पेशल कंडीशन, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, द। तो इस तरह से ये थी सबसे पहला और बेसिक। अब हमारे यहाँ से रूल्स स्टार्ट हो चुके हैं। हमने जो पहला रूल बताया इसी को हल्का सा रिवीजन देते हुए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल नहीं आते, कुछ एक कंडीशन से जो स्पेशल केसेस हैं वहाँ आते हैं। इसी को रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो ग्रामर के अलावा वर्ड मीनिंग वाला पार्ट है वो हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हम लोग वन वर्ड्स याद कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूटीन अपनी क्लासेस में जो है चलते हैं। अब तक हम लोग जो है 15 वर्ड साइड के याद कर चुके हैं, 5 थी शब्द से धर्म से संबंधित याद कर चुके हैं। आज नेक्स्ट हमारे अब तक जो वर्ड हैं उनमें अब वो वन वर्ड, वो ग्रुप याद करेंगे जिनके एंड में वर्ड लिखा आता है क्रेसी या CHY की, प्रोनाउंसिएशन होगा की, क्रेसी या की। आपने शब्द सुना होगा डेमोक्रेसी शब्द, मोनार्की है। तो वो शब्द जिनका हिंदी में मीनिंग अगर हम सोचना चाहें तो किसी ना किसी का शासन, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं
गवर्नमेंट या रूल ऑफ। तो हमारे 21 वर्ड हो चुके हैं आज 21 से। हमारा रूटीन फिक्स रहेगा 5 वर्ड मीनिंग, ये 5 बाई 5 सारे लिखते चलेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, राउंड फिगर लिखते हैं रोज हम 5-5, तो एक और लिख लेते हैं मेरिटो। जब तक वर्ड मीनिंग तैयार नहीं है तब तक तैयारी के नाम से धोखा रहेगा, क्योंकि चाहे हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, जब तक वर्ड मीनिंग मजबूत नहीं है तो हमारी तैयारी हमेशा अधूरी है और रहेगी। तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब द गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और वन पर्सन। जब सारी पावर शासन चलाने की किसी एक व्यक्ति में होती है, एक व्यक्ति के पास होती है, तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसको हिंदी में निरंकुश शासन भी कहा जा सकता है। टायरेनी शब्द अंग्रेजी का होता है, जो निरंकुश शासन, एक व्यक्ति का शासन। फिर देखो लिखा हुआ ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में इसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा, नौकरशाही। आप हिंदी शब्द साथ के साथ लिख सकते हैं, पर इंग्लिश में याद करना थोड़ा आगे मददगार रहेगा, इस वजह से मैं इंग्लिश में इनके टर्म्स बताता हूं। तो ब्यूरोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। क्या मतलब हुआ कि जब ऑफिसर्स की, अधिकारियों के हाथ में जो है सत्ता आ जाती है, कार्मिकों को भी कह सकते हो, ऑफिशियल का मतलब कोई भी कर्मचारी हो सकता है। जब सत्ता का जो अधिकार है वो कर्मचारियों के, कार्मिकों के हाथ में आता है तो वो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। आप इसको हिंदी में नौकरशाही कह सकते हैं, कर्मचारियों का शासन। प्लूटो, देखिए प्लूटो शब्द जब भी आए तो समझ लेना धन की बात हो रही है, पैसे की। तो द गवर्नमेंट बाय रिच पीपल या वेल्थी पीपल भी कह सकते हो, मतलब कि धनी लोगों का शासन। हिंदी में इसको धनिक तंत्र भी कह सकते हैं। जब सत्ता पैसे वाले लोगों के हाथों में चली जाती है तो वो कहलाता है प्लूटोक्रेसी। ठीक है, प्लूटो शब्द धन के लिए ही आता है। आगे बात करें एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट एक शब्द होता है, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट शब्द होता है जिसका मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, गुड मैन टाइप का कह सकते हैं। तो इनको नोबल मैन भी कहते हैं। तो द गवर्नमेंट बाय नोबल्स, यानी अच्छे लोगों का शासन, जिसको हम हिंदी में कुलीन तंत्र भी अच्छे लोगों का शासन कह सकते हैं। अरिस्टो, मेरिटो, देखिए मेरिट शब्द, मेरिट का मतलब होता है जो उच्च स्तर के, उच्च लेवल के। मेरिट का मतलब मेरिट में आए, मेरिट में आए मतलब लेवल में सबसे ऊपर की तरफ आए। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब है जो उच्च स्तर के या हाई लेवल के, या हम एक ये भी कह सकते हैं इंटेलिजेंट पीपल का शासन, होशियार लोगों का, बुद्धिमान लोगों का जो शासन है वो मेरिटोक्रेसी कहलाता है। तो लिख लें इनको आराम से, वन बाय, जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलेगी हमारा जो शब्दावली का ज्ञान भी है वो बराबर बढ़ना चाहिए। आप आराम से इसको पोज करके लिखते जाएं। तो ये तो रहा वन वर्ड का मैटर। इसके बाद में हम रोज जो है 5 कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली भी लिखते हैं ताकि हमारी वो भी मजबूत हो। तो वो भी हमारी जो है 20 हो चुकी है। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, आप अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करें, वही अपना आईना है पढ़ने का। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, तो ये भी 21 से डे बाय डे तो बढ़ती जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड
तो ये कुछ वर्ड हैं, इनका हमको जो है हिंदी वर्जन ज़्यादा ध्यान रहता है, वो भी याद कर लें। हाँ, आपको समय मिले तो इनका इंग्लिश वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं, पर ये थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी मदद के लिए हिंदी में याद करा दूँ। हिंदी में तो विशेष तौर से इनके 5 सवाल आते हैं, आप आराम से पिछले पेपर्स को स्टडी करें, वहाँ आपको मिल जाएंगे। देखिए, ऑथोराइज, ऑथोराइज का मतलब प्राधिकार देना, यानी किसी को अधिकार देना। मान लीजिए कहीं अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है वो अपना अधिकार किसी और को सौंप देती है, या वो किसी को अधिकार दे देती है, तो वो ऑथोराइज करना, यानी उसको अधिकार देना, यानी कि अधिकृत करना भी कह सकते हो, प्राधिकार देना। आगे लिखा हुआ है बॉन्ड। बॉन्ड यानी वैसे कहते हैं बंध पत्र, इसको सही लिख लेते हैं, बंध पत्र। बंध पत्र यानी आपस में जैसे कोई संस्था से आपका बॉन्ड हो गया, तो संस्था से बॉन्ड हुआ मतलब वो कहती है कि आप हमारे साथ बॉन्ड करें, और उसमें शर्त होगी कि उसके अलावा हम किसी के साथ कार्य नहीं कर सकते। तो बॉन्ड एक तरीके से एग्रीमेंट टाइप का हिस्सा हो गया। आगे लिखा है कैबिनेट। कैबिनेट का वैसे एक अर्थ अलमारी भी होता है, अलमारी भी होता है, पर हम बात कर रहे हैं इसका एक्चुअल मीनिंग जो हमारे काम का रहे वो है मंत्रिमंडल। कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। मसौदा समझते हैं, मसौदा का मतलब है प्रारूप, फॉर्मेट, आउटलाइन, रूपरेखा। जैसे किसी का आपने कहा कि सब ये काम तो करना है हमें, लेकिन एक रूपरेखा, एक गाइडलाइन हो हमारे पास, तो ठीक वैसे ही मसौदा, फॉर्मेट, प्रारूप, आउटलाइन। और एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन। पदेन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, यानी पद के अनुसार। कभी कभी आपने सुना होगा पदेन सभापति महोदय, तो किसी को पद के अकॉर्डिंग जो आप बोलते हैं, पुकारते हैं, तो पदेन यानी पद के अकॉर्डिंग, एक्स ऑफिसियो। तो ये हो गए। अब चलते हैं आगे। इसके साथ के साथ हमने जो है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स स्टार्ट किए थे। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हमने 4 के आसपास तैयार कर लिए हैं। आप आगे उसी में अटैच करें, सबका अलग अलग पोर्शन बना लें अपनी कॉपी में, अगर तैयारी करने की उम्मीद से देखते हैं तो। बाकी सिर्फ देखना है तो आप देखते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक हमारा लक्ष्य तैयार नहीं है, दिमाग में गोल प्रिपेयर नहीं है, तब तक सिर्फ देखते रहें, ऐसे ही देखता चला जाएगा। लिखें, देखो, एक तो ये है, देखिए इनको। तो डियर यानी हिरन। ध्यान रखें, ये जो डियर शब्द है, ये जो डियर हिरन संज्ञा है, इसका बहुवचन यानी प्लूरल भी डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता माय डियर। ये ध्यान रखें कि हिरन का बहुवचन जो अंग्रेजी शब्द है वो डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता है। तो डियर, नीचे वाला डियर तो आप बोलते हैं ना, माय डियर ब्रदर, मेरा प्यारा भाई, प्रिय, प्यारा, एडजेक्टिव विशेषण है ये। इलेजिबल, यहाँ लिखा हुआ है इलेजिबल, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, या ऐसी लिखावट हो जो अस्पष्ट हो, अपठनीय हो, जिसको पढ़ना मुश्किल है, मतलब पढ़ा नहीं जा सके, ऐसी स्थिति में, दैट कैंट बी रीड, वो इलेजिबल। और देखो एलिजिबल, एलिजिबल किसको बोलते हैं भाई? एक तो आपने कहा लेजिबल, ठीक है, और एक इलेजिबल,
तो योग्य आपने कभी शब्द सुना हो, वो योग्य है, एलिजिबल है, योग्य है, ठीक है, वो किसी के लायक है, फिट होता है किसी काम में। फाइनल और फिनाले दो अलग अलग चीज। देखिए फाइनल का मतलब तो होता है अंतिम, जो कि एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसके आगे रहता है, जैसे अंतिम प्रोग्राम है, अंतिम एपिसोड है, तो फाइनल। और ये बोलते हैं फिनाले। फिनाले जो है इसका मतलब है अंत, या आप समापन भी कह सकते हैं, और ये नाउन है। आगे बचता अपना स्ट्रेट और स्ट्रेट। ये स्ट्रेट का मतलब है सीधा, और ये जो स्ट्रेट है इसका मतलब होता है तंग कोई गलियारा, या फिर आपने हिंदी में कभी नाम सुना हो, एक ज्योग्राफी में पार्ट आता आपके, हिंदी में लिख देता हूं मैं, जल संधि, एक नैरो स्केप जो होता है पानी का, वो। तो ये देखो दोनों चीजें, आराम से इनको भी तैयार करें। जल्दी ही हम लोग जो है वर्ड मीनिंग के पार्ट को बढ़ाएंगे। बाकी आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मैं उससे कहीं बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आराम से इनको पढ़ते जाएं, थोड़ा नोट भी करें। बिना नोट के वर्ड मीनिंग देखने से याद नहीं होती है, बुक्स में लिखी हुई बरसों से पढ़ी है। तो इसलिए प्लीज़ इनको अच्छे से मेंटेन करें, तभी जाके हमारा उद्देश्य प्राप्त होगा। थैंक यू।